हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली आपके कॉमर्स के एग्जाम में। तो उसकी हम पूरी चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि आपका जो सिलेबस है, ये राइट सिलेबस आपको पूरी तरीके से कंठस्थ होगा, याद होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको सिलेबस वहां से मिल सकता है। कोड नंबर 8 है आपका सब्जेक्ट कॉमर्स एंड यूनिट 10 तक आपको सारी जो सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो आपको पता है कि हमारी यूनिट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के कि कहाँ कहाँ से आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था और वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाया था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपको इसी सारे यूनिट से देखने को मिलेंगे। राइट, तो सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 10 तक जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये भी बात कि जो यूजीसी नेट है वो क्लेम करता है कि आपको 10 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको जो पहली यूनिट है, पहला पेपर है आपका, उसमें भी क्लेम ये किया जाता है कि हर एक जो यूनिट है ना, उससे हम 5-5 क्वेश्चन देंगे। लेकिन आपको देखने को मिलता है प्रोपोर्शन ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ज्यादा होते हैं किसी यूनिट के, कहीं कम होते हैं। तो आपको भी बेसिकली ये विश्वास नहीं करके जाना है, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। यहां से देखो, आपको एग्जाम के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब सबसे पहले अगर बात करें हम, तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत तरीके के आपके इन्वायरमेंट जो होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, उससे एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो सीएसआर का कंसेप्ट आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखिएगा, इससे हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड ए ड्राइवर, जो रिसेंट ट्रेंड्स है ग्लोबलाइजेशन में, क्या क्या चल रहा है, किस किस तरीके से हमारा ग्लोबलाइजेशन काम करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, एक ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम अगर बात करें थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमेशा चाहे आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, हमेशा जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हो, मार्केंटिलिज्म की थ्योरी, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी, एडम स्मिथ की थ्योरी, उससे हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो बनता ही बनता है। क्लियर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपको क्वेश्चन बनता है। इन दोनों में आपको याद रखना है एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है और एफआईआई क्या होता है। इन तीनों में आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। सिमिलरली जो एफडीआई है आपको डिटेल में पता होना चाहिए क्या होता है। मैंने, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन था ना, बहुत ज्यादा एफडीआई से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके रूट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि एफडीआई से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, डेप्थ एंड नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई को आप पूरे डिफरेंस जरूर समझिएगा। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसको यूनिट का पार्ट है ना, वो एशियन है, सार्क और नाफ्टा। इनके जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इनके जो बेसिक्स होते हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है, इनके अलग अलग प्रोविजन क्या है। क्लियर? तो इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएनसीटीएडी आ जाता है, इसके भी बेसिक्स आपको करके जाना है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है, अलग अलग बॉक्सेस जो होते हैं उसको पढ़ के जाना है। तो ये आपको पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर है और आपको हमेशा इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन देखने को कंफर्म है मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट है आपका अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, जो कि एक बार बहुत इंपॉर्टेंट आपसे यूनिट बन जाता है आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं। क्लियर? उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट आता है। पार्टनरशिप अकाउंट से अगर बात करें तो उसके जो रिकंस्टिट्यूशन से रेशियो होते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होते हैं, जिसमें एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट हो जाता है। उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको इतना पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें फॉरफीचर ऑफ शेयर की, तो फॉरफीचर में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट की, तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है आपका वो टॉपिक है जो आपको हमेशा साथ देता है। साथ देने का मतलब
इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अगर लेटेस्ट ट्रेंड देखें पैटर्न का, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे पूछा ही जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते। बाकी ये जितने भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, फिर से जेआईटी है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, इसके आपको आपके बेसिक्स याद रखने पड़ेंगे कि कब कब कहाँ यूज होता है, कौन सी कॉस्टिंग कौन सी कहलाती है। ठीक है, कैजन कॉस्टिंग हो गया, टारगेट कॉस्टिंग हो गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो कैश फ्लो फंड फ्लो में डिफरेंस पता होना चाहिए। लेकिन रेशियो एनालिसिस की बात करें तो रेशियो से हमेशा क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि एक्टिविटी टर्न ओवर रेशियो क्या हो जाता है ना। फॉर्मूला मैं हर एक क्लास में आपको बोलता हूं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से ये क्वेश्चन कर लेके जाओगे। तो रेशियो एनालिसिस वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर। और अगर हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करें तो ये जितने भी रिसेंट ट्रेंड्स वाले अकाउंटिंग है उसके मीनिंग आपको याद रखना चाहिए। सिमिलरली अगर बात करें कि ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग जो नया कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें कौन कौन से ऑडिट वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं ऑडिटर के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड जो है इसके आपको मीनिंग याद रख लेनी चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यूनिट जो सेकंड यूनिट था आपका, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। क्लियर। सिमिलरली अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, वंस अगेन ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर कॉमर्स एग्जामिनेशन। एंड यहां से आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमेशा। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, इसका जो ये वाला चैप्टर है डिमांड एनालिसिस, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्या ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। सिमिलरली रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, कंज्यूमर की बिहेवियर से बात करें तो इंडिफरेंस कर्व से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होती है, वो क्यों कॉन्वेक्स शेप होता है, कॉनकेव, जो भी शेप होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, आपको टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट में आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें थ्योरी ऑफ कॉस्ट की, तो आपके कॉस्ट के कर्व को याद रखना पड़ेगा। और प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो जितने भी अलग अलग मार्केट है, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली, उसमें बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं अंडर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ना, अगर 11 12 के आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट करिएगा तो ये आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली आपका डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो होता है, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, इनके मीनिंग आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, राइट, करेक्ट है। उसके बाद अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात करें, बिजनेस फाइनेंस एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। इससे हमेशा ध्यान रखिएगा 12 से 15 क्वेश्चन हमेशा अराइज ही होते हैं आपसे। तो अगर बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में याद आइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, न्यूमेरिकल और थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी होती है, ट्रेडिशनल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, उससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वंस अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपके जो जो भी मेथड्स होते हैं, एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात कर लें हम, है ना, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। उसके जो भी क्या क्या कब कब अप्लाई होता है उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें, डिविडेंड डिसीजन की बात करें, डिविडेंड डिसीजन में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन 1 2 पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एडीआर जेडीआर, यूरो करेंसी क्या होता है, ये जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करें, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। तो रिसर्च मेथड जो है कहीं ना कहीं आप पेपर 1 में भी पढ़ लेते हो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का इसकी रिलेवेंसी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करेंगे अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, इसके हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। उसके कब कहाँ यूज होता है, आपका मीन क्या है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिए जाके। तो सेंट्रल टेंडेंसी आपको करके जाना है। डिस्पर्सन और स्क्यूनेस की बात करें, अलग अलग मेथड पूछ लिया जाता है। यहाँ पे वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, को रिलेशन एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन आपको 2 वेरिएबल के अंदर देख के जाना है। ठीक है, को रिलेशन रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन होता है उसके बेसिक हमेशा मीनिंग पढ़ के जाइएगा। बेसिक कहाँ कहाँ उसके अलग अलग जो बायनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल है, उसके मीन क्या है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वो पढ़ के जाइएगा, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद हम अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में यहां तक सैंपलिंग तक आपको तो पेपर 1 में भी पढ़ाया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं इजी बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, तो ये बहुत अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी, अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं तो कौन सा टेस्ट कहाँ लगना है। अगर सैंपल साइज आपका n इज ग्रेटर देन 30 हो गया, n इज लेस देन 30 हो गया, आपको वेरिएंस नहीं पता हो, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता हो, तो कौन सा टेस्ट कहाँ लगेगा वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन। एप्लीकेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए हर एक टेस्ट की, चाहे वो टी टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, मैन वाइट नहीं हो, सबकी एप्लीकेबिलिटी पता होना चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग से कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो रिपोर्ट राइटिंग इज नॉट अ बिग डील, है ना। उसके बाद बात करें अगर बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपकी 6th यूनिट है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ठीक है, जो जो भी प्रिंसिपल हैं, जैसे फ्यूल्स ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्लियर, एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट होनी चाहिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदर इट इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन पूछ लिया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और डेलीगेशन में डिफरेंस, फाइन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्लियर। डिसेंट्रलाइजेशन को जैसे कि मैंने बताया था कि गोल्डन काफ ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑल मतलब ये थ्योरी सब्जेक्ट है। आप बेसिकली जो थ्योरी सब्जेक्ट है ना उसको एकदम हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यार ये पढ़ा हुआ है, ये हमको आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है बहुत इंपॉर्टेंटली, क्लियर। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एंड इसके जो थ्योरीज होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन निश्चित है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल क्या क्या होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग मॉडल क्या है, टेक्निक क्या है, उसको याद रख करके जाइएगा। उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जो मेन मेन आपको फाइन डिफरेंसेज है, मीनिंग है, उसको पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी में परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ये सारे क्या होते हैं, इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो वंस अगेन ये जो यूनिट 6 है एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एकदम अलग है। मैनेजमेंट के बच्चे ये यूनिट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है आप लोग ही पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जो कि आप टूल्स एंड टेक्निक्स में पढ़ते हो आरबीआई के, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो उससे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में प्री इंडिपेंडेंस कैसी थी हमारी बैंकिंग स्ट्रक्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसा था, आपके बेसल नॉर्म्स क्या है, एनपीए मैनेजमेंट क्या है, वो हर एक बार पूछा जाता है। सिमिलरली कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट हमेशा पूछा जाएगा। एनबीएफसी से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एनबीएफसी का मतलब पता होना चाहिए कि बैंकिंग से कैसे अलग है आपका, ठीक है। ये जितने भी म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, इसमें ज्यादा केवल आप डिफरेंस देखिएगा, पेंशन फंड को कौन रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जो रिसेंट ट्रेंड्स है बैंकिंग में, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम से पहले जो भी आरबीआई का सर्कुलर देखिएगा आप, तो सर्कुलर में आपको ऑलवेज चेंजेस मिल जाएंगे, उसके रिलेटेड टर्म्स पढ़ के जाइएगा। सिमिलरली टर्म्स जो पढ़ के जाओगे तो आपको पूरी बातें पता चल जाएंगे कि क्या क्या डिजिटलाइजेशन जो इनिशिएटिव लिया है आरबीआई ने, डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है, आईएमपीएस क्या है, फिर से जो जो भी है ना पेमेंट सिस्टम है वो आपको पढ़ के जाना है। सिमिलरली इंश्योरेंस की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इनकी बातें पता होना चाहिए। आईआरडीए के कभी कभी पूछ लिया जाता है रोल क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, वंस अगेन जो आपका यूनिट 8 है दोनों सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मार्केटिंग से दे रहे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, क्लियर। ये यूनिट जो है ना बच्चों को काफी इजी लगता है, लेकिन सबसे गलती यही होती है। मार्केटिंग के कंसेप्ट अलग अलग क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट अलग अलग इसकी स्पेशलिटी है, अलग अलग कंसेप्ट में क्या क्या बोला गया था ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट के डिसीजन, जिसमें हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम कहां करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमारी मैच्योरिटी फेज क्या होती है, तो अलग अलग एग्जांपल के साथ, एप्लीकेशन के साथ ये क्वेश्चन कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। उसके बाद प्राइसिंग डिसीजन की बात करें तो प्राइसिंग डिसीजन में बहुत सारे आपके अलग अलग प्राइसिंग टेक्निक्स होती है। पेनेट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, डिस्काउंट रेट प्राइसिंग क्या होता है, ये हमेशा आपको एक इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है। प्राइसिंग डिसीजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करें अगर कि
ये डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन जो होता है, या तो मार्केटिंग में बेसिकली 4 जो पी हम बात करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कंज्यूमर में हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर की बात करते हैं, वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर की बात करते हैं, तो उसका बेसिकली मैंने एक ग्राफ बताया था, वो ग्राफ आपको पता होना चाहिए। क्लियर? उस ग्राफ से आपको पूरी बातें पता चल जाएंगी, कंज्यूमर कैसे खरीदता है, उसका बाइंग पैटर्न क्या होता है, राइट? सर्विस मार्केटिंग से आपको रिसेंट ट्रेंड्स देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन में, कि सर्विस मार्केटिंग में जैसे हमने बात कर ली कि मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, ये सारे इसके अंदर जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की बात करें तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा है इसमें। क्लियर? उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आइडेंटिटी एंड गारंटी हो गया, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके डिफरेंट डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें 1930 में, तो अलग अलग गुड्स की डेफिनेशन बताई गई है, उस डेफिनेशन को जरूर याद करिएगा। अलग अलग थ्योरीज बताई गई है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियट एम्पेटर जो होता है, लेट द बायर बी अवेयर, है ना? तो ऐसे जो थ्योरीज हैं वो जरूर याद रखिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो तीनों में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, जो प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक्स है, तीनों में आपको पूरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, है ना? कंपनीज एक्ट 2013, इससे क्वेश्चन हमेशा एक दो पूछ ली जाते हैं। क्लियर? उसके बाद कंपटीशन एक्ट, जो कि एमआरटीपी एक्ट जो हमारा था, वो 1969, उसको रिप्लेस किया गया था। तो एमआरटीपी एक्ट के बारे में भी पढ़ना है आपको, उसके प्रोविजन, कंपनी कंपटीशन एक्ट के क्या क्या प्रोविजन है, ऑब्जेक्टिव है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट को पढ़ना है, आईटी एक्ट को पढ़ना है। उसके बाद आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था, है ना? उसके उसके पहले जो आरटीआई एक्ट क्या था, उनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। ठीक है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी की बात करते हैं, उनका डुअल मैकेनिज्म क्या होता है, बेनिफिट क्या क्या होता है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? और अगर लास्ट यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट 10 हो गया हमारा, यूनिट टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब देखो, इनकम टैक्स, सॉरी, तो इनकम टैक्स में इसके रेसिडेंशियल स्टेटस, कौन कौन सी ऐसे रेजिडेंट, क्या क्या उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है? उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, क्या क्या अदर हेड्स होते हैं, जैसे वो अलग अलग हेड्स होते हैं, 5 हेड जैसे हमने बताया है आपको। ठीक है? तो उसमें आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेशन होती है, ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है। क्लियर? उसके बाद हम बात करें, ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन देखा जा रहा है, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट किस कंपनी ने सबसे पहले यूज किया था, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स में ध्यान रखिएगा, इसके ये थ्योरीज पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछे जाते हैं। ठीक है? और यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जो ई फाइलिंग वाला केस है ना, ई फाइलिंग कैसे करते हो आप, इसके प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेक और बाय डिसीजन से पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा। एडवांस टैक्स पेमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या क्या मेन प्रोविजंस होते हैं, कैसे कैसे आप टैक्स सोर्स पे कलेक्ट करते हो, कॉर्पोरेट कैसे टैक्स प्लानिंग करती हैं, तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए आपको, ई फाइलिंग के इनकम के प्रोसेस पता होना चाहिए आपको, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बातें जरूर याद रखिएगा। हमने पूरी बात बता दी है आपको कि यूनिट 1 टू यूनिट 10 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल क्वेश्चन 100 पूछा जाता है। ठीक है? 100 क्वेश्चन में से 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि प्री डिटरमिन्ड होते हैं। प्री डिटरमिन्ड का मतलब ये होता है कि 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आपके इसी सेम सिलेबस में से आइदर पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे होंगे, कंसेप्ट रिपीट हो रहे होंगे, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना है, उसके बाद आप एडिशनल पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपका जेआरएफ 4 श्योर है। ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने यही बताया कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। क्लियर? क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बहुत यूजफुल होगा इन ऑर्डर टू योर इनहेंस योर प्रिपरेशन। तो आई बिलीव कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।